हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वायर यूट्यूब चैनल। और ये विज्ञान का लेक्चर नंबर 19 है, जो कि एमपी पुलिस 2021 की जो हम सीरीज़ चला रहे हैं उसका बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा। और हर लेक्चर में, जो कि अभी तक हम टोटल 18 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं, हर लेक्चर में हम टोटल 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। और इनके साथ अगर हर एक क्वेश्चन के साथ कम से कम 5 अगर एडिशनल जानकारी की बात करें तो 150 क्वेश्चन होते हैं। परंतु फिर भी हम अप्रॉक्सीमेटली मान सकते हैं कि 100+ क्वेश्चन हर लेक्चर में कंप्लीट कराए जाते हैं। अगर आप इसे कंटिन्यू करते हैं एग्जाम तक तो समथिंग हम 3000 क्वेश्चन अपने तरफ से कराएंगे। और उसके साथ एडिशनल जानकारी की अगर हम बात करें तो समथिंग 10 से 15,000 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो 15,000। और इतना अगर आप कर लेते तो 100% रिजल्ट रहेगा। साइंस में आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर भी यदि आपके पास समय है तो आप 6वीं से लेकर 10वीं तक की NCERT साइंस की पुस्तक पढ़ सकते हैं, जो कि वन ऑफ द बेस्ट बुक होगी मार्केट की। ठीक है, अब आइए हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इस लेक्चर में सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है 531वें नंबर का। इसका ये मतलब है कि हम टोटल अभी तक 530 क्वेश्चन पिछले लेक्चरों में डिस्कस कर चुके हैं। जिन लोगों ने वह नहीं देखा है तो आप उन्हें भी देख लीजिए। कम से कम पर डे 2-2 लेक्चर करके, एक तो ये जो कंटिन्यू चल रहा है और एक पिछला, तो इससे रिविजन भी होते रहेगा और पिछली सारी चीज़ें आप कवर होते रहेगी आपकी। ठीक है, तो आइए हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आज हमारा हो जाएगा कि पौधों में स्रावित होने वाला वह हार्मोन जिसके कारण उसका तना सूरज की ओर झुकता है कहलाता है। मतलब आपने देखा होगा एक सूरजमुखी का पेड़। सूरजमुखी का पेड़ क्या होता है कि जिधर सूरज होता है उधर उसका जो फूल है झुकते जाता है, या पेड़ का झुकाव उसी ओर होता है। तो वो किसके कारण होता है, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। कौन से हार्मोन के कारण होता है? तो पहला ऑप्शन है ऑक्सिन, सेकेंड ऑप्शन है साइटोकाइनिन, थर्ड ऑप्शन है जिब्रेलिन और फोर्थ ऑप्शन है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट है राइट आंसर की जो ऑक्सिन हार्मोन होता है इसके कारण जो भी फूल होता है, मतलब जो भी पेड़ होता है, उसका झुकाव सूरज की ओर होता है। ठीक है, अब ऑक्सिन हार्मोन की बात हुई तो इसी ऑक्सिन हार्मोन को खोज की बात करें तो 1880 में खोजा गया था। ऑक्सिन हार्मोन को 1880 में खोजा गया था और ये डार्विन के द्वारा खोजा गया था। ये आपको याद रखना है कि 1880 में डार्विन के द्वारा ऑक्सिन हार्मोन की खोज की गई थी। ठीक है, और इसी ऑक्सिन हार्मोन के कारण इसी ऑक्सिन हार्मोन को वृद्धि नियंत्रक हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक है, यदि पेपर में आपसे पूछ ले कि वृद्धि नियंत्रक हार्मोन कौन सा होता है, ठीक है, तो ये ऑक्सिन हार्मोन ही होता है। ठीक है, और भी अगर आप चीज़ें याद रखना चाहें तो यहाँ साइटोकाइनिन की बात हुई है, तो साइटोकाइनिन के बारे में आपको कुछ चीज़ें याद रखना है कि साइटोकाइनिन क्या होता है कि जो पेड़ होता है उसमें RNA, ठीक है, RNA और प्रोटीन बनाने में सहायता करता है। ठीक है, तो जो साइटोकाइनिन क्या करता है पेड़ पौधों में, तो RNA और प्रोटीन बनाने में सहायता करता है। ठीक है, और जो जिब्रेलिन हार्मोन होता है, ये जिब्रेलिन हार्मोन पौधों, ठीक है, बौने पौधों को लंबा करता है। ठीक है, मतलब जिब्रेलिन हार्मोन क्या करता है, अगर हम इस हार्मोन की मात्रा बढ़ा दें तो ये जो पौधे हैं उनको, बौने पौधों को लंबा करने में सहायता करता है। ठीक है, तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑक्सिन हार्मोन। जिधर सूरज निकलता है उधर ही पेड़ का, फूल का या पेड़ का झुकाव होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कार्य करने की दर को खालिस्तान कहलाती है। तो कार्य करने की दर, कार्य बराबर से क्या होता है, कार्य करने की दर क्या कहलाती है, तो कार्य बटे समय, सॉरी, कार्य कार्य बटे समय क्या कहलाता है, तो शक्ति कहलाता है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर क्या राइट आंसर, ऑप्शन नंबर थर्ड की कार्य करने की दर क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है। और अगर आपसे पूछ ले कि शक्ति का SI मात्रा क्या है, तो शक्ति का SI मात्रा क्या होता है, वॉट होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, और कार्य की बात करें तो कार्य बराबर से क्या होता है, तो बल गुणित विस्थापन होता है। ठीक है, बल गुणित विस्थापन होता है कार्य बराबर से। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आप याद रखोगे। अगला क्वेश्चन 533 नंबर का कि किसी विस्फोट के कारण, ठीक है, किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें खालिस्तान होती है। आप जानते हैं कि समुद्र में पानी भरा होता है और उसमें अगर कोई विस्फोट हो जाए अंदर तो जो लहरें बनेगी, ठीक है, कुछ इस प्रकार से लहरें बनेगी। तो ये लहरें किस प्रकार की होती है वो हमसे पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है अनुप्रस्थ, सेकंड ऑप्शन है स्थिर, थर्ड है अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य दोनों, और फोर्थ ऑप्शन है अनुदैर्घ्य। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा राइट आंसर की जो किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल में बनने वाली जो लहरें होती है वह अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और जो अनुदैर्घ्य तरंगे होती है वो यांत्रिक तरंगे होती है। ठीक है, तो यांत्रिक तरंगे वैसे दो प्रकार की होती है, एक अनुप्रस्थ और एक अनुदैर्घ्य। परंतु आपसे पूछ ले कि अनुदैर्घ्य तरंगे क्या होती है, तो यांत्रिक तरंगे होती है, मतलब यंत्र से उत्पन्न होती है। इसमें किसी न किसी ठोस द्रव गैस की जरूरत होती है।
और एक चीज़, छोटी चीज़ याद रख लेना कि जब भी अनुप्रस्थ की अगर बात हो तो आप ये देखना कि जहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज़ हो रही है तो वो सारी किरणें अनुप्रस्थ तरंगे होती है। जैसे एक्स किरणें हो गई, अल्फा किरणें हो गई, गामा किरणें हो गई, और आपके मोबाइल में जो नेटवर्क आ रहा है ये, तो जहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनिक यंत्र से जो भी तरंग निकल रही है, आपके घर में मोबाइल रिमोट होगा, ठीक है, जिसमें अवरक्त किरणें निकलती है, तो ये सारी किरणें क्या होती है, अनुप्रस्थ तरंगे होती है। और प्रकाश से आने वाली जो तरंगे होती है वो सब की सब क्या होती है, अनुप्रस्थ तरंगे होती है। ये आप अगर याद रख सको तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। और अनुदैर्घ्य तरंगे को आप कैसे पहचानोगे ये भी याद रखना कि अगर कोई यंत्र लगा हुआ है, मान लो कि एक ये घंटी लगी हुई है, ठीक है, एक ये घंटी लगी हुई है, अगर हम इसे ऐसा करके हिलाएंगे, ठीक है, मतलब एक डंडे से ऐसा मारेंगे, तो दो यंत्र के माध्यम से अगर उत्पन्न हो रही तो वह अनुदैर्घ्य तरंगे होगी। जैसे कि हम ये बोल सकते हैं कि आपकी बाइक खड़ी हुई है, ठीक है, बाइक को अगर आप एक पीछे से मार दोगे, लात मार दोगे, या फिर आप उसको बैल ढोर अगर उसे मार दे बाइक को या ट्रक को, तो वो जो कंपन होगा वो कौन सी तरंगे होगी, तो अनुदैर्घ्य तरंगे होगी। आप याद रखना कि अगर यंत्र लग रहे हैं तो अनुदैर्घ्य, और कोई इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से उत्पन्न करें तो वह अनुप्रस्थ तरंग के अंतर्गत आती है, और प्रकाश के माध्यम से भी अगर उत्पन्न हो रही तो अनुप्रस्थ तरंगे। क्लियर हो पा रहा है? तो समुद्र में बनने वाली लहर अनुदैर्घ्य तरंगे होगी, और इस प्रकार से आप डिफरेंस क्रिएट कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है 534 नंबर का कि पहाड़ से गिरने वाले किसी पिंड में होता है, ठीक है। तो देखो एक ये पहाड़ हो गया कुछ इस प्रकार से, ऐसे ही कुछ रहता है। यहाँ से अगर कोई पिंड नीचे की ओर गिर रहा है तो सबसे पहले तो वो स्थिर था, और स्थिर था मतलब उसमें कौन सी ऊर्जा थी, स्थितिज ऊर्जा थी, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा थी। पर नीचे आया तो किस अवस्था में आने लगा, गति अवस्था में। तो पहाड़ से गिरने वाले पिंड में दोनों ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, दोनों की दोनों। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है राइट आंसर। तो देखो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप थोड़ा सा मोशन पे ध्यान दीजिएगा। मोशन मीन्स गति पे, कि गति स्थिर है तो स्थितिज ऊर्जा, अगर रुकी और चल रही है तो गतिज ऊर्जा के अंतर्गत आएगी। अगला क्वेश्चन है 534 नंबर का कि कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच कोण होता है, ठीक है। मतलब कार्य नहीं हुआ, मतलब कार्य जब जीरो है तो इस स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच कोण होता है, ठीक है। तो ये हमसे पूछा है, तो सबसे पहले यहाँ अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो आपको नहीं बता सकते इसको। तो कार्य का जो फॉर्मूला होता है वह W बराबर से होता है F इंटू डी कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो ये आप याद रखना कि कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, W बराबर से एफ डी कॉस थीटा। अब ये पता होना कि आपको त्रिकोणमिति का कुछ परसेंट अगर नॉलेज है तो अच्छी बात है। तो देखो कार्य जीरो हो रहा है तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर थीटा का मान 90 डिग्री होता है, ठीक है, थीटा का मान अगर 90 डिग्री हो तो कॉस 90 का मान क्या होता है, जीरो होता है। तो कॉस 90 का मान अगर जीरो हुआ तो जीरो में अगर हम किसी भी राशि का गुणा अगर कर दे तो फाइनली W का मान भी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि कितने डिग्री का कोण बनेगा तब कार्य जीरो होगा, तो 90 डिग्री का। क्लियर हो पा रहा है? अब देखो अगर मैं एक छोटे से प्रैक्टिकल के माध्यम से समझाना चाहूँ तो आप अगर कोशिश करोगे तो जरूर समझोगे। ये एक बॉक्स रखा हुआ है एक समतल पर, क्लियर है। अगर हम यहाँ से ऐसा बल लगाएं ऊपर से तो क्या ये जो बॉक्स है इसमें या तो इधर जाएगा या तो इधर जाएगा, तो किधर भी नहीं जाएगा क्योंकि हम बल ऊपर से लगा रहे हैं। और जब फोर्स ऊपर से लगाया जाता है तो देखो यहाँ क्षैतिज, समझना, ये क्षैतिज और ऊपर से बीच में कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का। तो हम देख रहे हैं कि जब अगर किसी भी बल और वस्तु के बीच अगर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, विस्थापन और बल के बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो वस्तु हिलेगी ही नहीं। क्लियर हो पा रहा है? तो कार्य शून्य होगा। परंतु यहाँ अगर मैं कार्य होने की बात बताऊँ तो ये हो गया एक पिंड और ये समतल हो गया। यदि हम इसमें इधर साइड से फोर्स लगाएं, ठीक है, तो यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, जीरो, क्योंकि ऊपर से तो कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है, क्योंकि वस्तु का विस्थापन भी इधर होना है और फोर्स भी इधर से ही लग रहा है। तो फाइनली इन दोनों के बीच में कोण कितना है, जीरो। तो जब जीरो का कोण बनता है तो कार्य अधिकतम होता है। क्लियर हो पा रहा है? तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर है थर्ड, ठीक है। जब कार्य शून्य हो तो कितने डिग्री का कोण बनेगा, बल और विस्थापन में तो 90 डिग्री का, और कार्य अधिकतम होने के लिए 0 डिग्री का। अगला क्वेश्चन है एक छोटा सा न्यूमेरिकल है यहाँ पर 536 नंबर का, क्योंकि 6वीं से 10वीं तक की पुस्तक की अगर 10वीं तक का सिलेबस है हमारे एग्जाम में, इसका मतलब छोटे मोटे जो न्यूमेरिकल दे रखे हैं वो हमें आना चाहिए। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि 70 kg के भार, ठीक है, 70 kg के भार उठाने के लिए 9800 जूल की ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। तो भार को खालिस्तान की ऊंचाई तक उठाया गया है, ठीक है। तो देखो ये अगर जब भी भार उठाया जाता है, चीज़ें समझना कि जैसे आप अभी मोबाइल में देख रहे हो, आपने अगर मोबाइल जमीन स्तर से ऊपर उठा के रखा है, जैसे अगर आप अपना मोबाइल छोड़ोगे तो वह नीचे गिरेगा। इसका ये मतलब है कि आपने उस मोबाइल को ऊपर से नीचे उठाकर, नीचे से ऊपर उठाकर उस मोबाइल में स्थितिज ऊर्जा हो गई है। जैसे ही आप छोड़ोगे वो नीचे गिर के धड़ाम से गिरेगा और वो गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगा।
तो अगर ऊपर उठाई गई है वस्तु तो उसमें होती है स्थितिज ऊर्जा, और स्थितिज ऊर्जा का जो समीकरण होता है वो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। तो स्थितिज ऊर्जा का जो समीकरण होता है वो कार्य बराबर से होता है mgh, ठीक है। कार्य बराबर से क्या हो जाएगा mgh। अगर कोई वस्तु को उठा रहे हैं तो वस्तु को अगर हम नीचे से ऊपर उठा रहे हैं तो उसका ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले के थ्रू निकाला जाता है। अगर वस्तु को उठाया तो उसमें कार्य हुआ है, m का मतलब है द्रव्यमान, g का मतलब है गुरुत्वीय त्वरण और h का मतलब है ऊंचाई, ठीक है। तो देखो जूल, कितने जूल कार्य हुआ है तो 9800 जूल। तो w कार्य को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 9800 आ जाएगा इधर साइड। क्लियर हो पा रहा है। m का मान कितने kg की वस्तु है तो 70, यहाँ आ जाएगा 70। g का मान है, देखो अब यहाँ g की अगर बात हो रही तो g का जो मान है जब भी यहाँ लेने की बात है तो गुरुत्वीय त्वरण 9.8 होता है, परंतु हम हमेशा 10 लेते हैं। और h का मान पूछा है, निकालोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा और 7 से काटेंगे तो आ जाएगा 14। तो 14 मीटर बराबर से क्या जाएगा h। तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी 14 मीटर। ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। और ये सारी छोटे छोटे क्वेश्चन है, देखो एक फॉर्मूला लगाया आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है 538 नंबर का कि परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व होगा। मैं हमेशा आपसे हर लेक्चर में बोलता हूँ और हमेशा बोलता हूँ कि आप पीरियोडिक टेबल याद करो, आवर्त सारणी याद करो, उसका बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। तो परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व किससे संबंधित है? तो पहला ऑप्शन है डी ब्लॉक से, सेकंड ऑप्शन है एस ब्लॉक से, थर्ड ऑप्शन है यहाँ एफ ब्लॉक से और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा पी ब्लॉक से। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर कि जिसका परमाणु क्रमांक 57 है वो डी ब्लॉक से संबंधित है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है यहाँ पर राइट आंसर। अब यहाँ बोले तो हम एस ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं 2, पी में कितने जाते हैं 6, डी में कितने जाते हैं तो 10 और एफ में कितने जाते हैं तो 14। मतलब याद क्या रखना है आपसे, अगर पूछ रही कि एस ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 2, पी ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 6, डी ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 10 और एफ ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 14। एस ब्लॉक के जो तत्व है वो क्या कहलाते हैं? अगर आपसे पूछ रहे तो ये बोलते हैं क्षारीय धातु या फिर क्षारीय मृदा धातु, ठीक है। तो एस ब्लॉक के तत्व को या तो क्षारीय धातु बोलेंगे अगर फर्स्ट में है तो, अगर S1 में इलेक्ट्रॉन गया है तो इसको बोलते हैं क्षारीय धातु, और अगर सेकंड वाले में S2 में इलेक्ट्रॉन गया है तो इसको बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु। पी ब्लॉक के जितने भी तत्व होते हैं वो आधातु होती है, ठीक है। पी ब्लॉक के तत्व होते हैं आधातु। डी ब्लॉक के तत्वों को हम बोलते हैं संक्रमण धातु है, ठीक है। डी ब्लॉक के तत्वों को हम संक्रमण धातु बोलते हैं और ए ब्लॉक के जो तत्व होंगे हम ये बोल सकते हैं इसको लैंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी के जो तत्व होते हैं वो ए ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो हमको फाइनली यहाँ परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व है, संबंध है किससे? तो डी ब्लॉक से। अगला क्वेश्चन है, देखो बहुत सिंपल है, ये भी पीरियोडिक टेबल से आवर्त सारणी से कि 539 नंबर का तत्व खालिस्तान का परमाणु सबसे बड़ा और खालिस्तान का परमाणु सबसे छोटा होता है, ठीक है। तो देखो परमाणु की बात हो रही है तो यहाँ पर अगर हम देखें तो परमाणु क्रमांक सबसे पहले पता होना। तो मैं एक छोटी चीज़ बता रहा हूँ, ये याद रखना कि ये है आवर्त सारणी, ठीक है। ये आवर्त सारणी है। यदि हम एक ही आवर्त की बात करें, ये एक आवर्त है तो इधर से इधर जाने पर क्या होता है? आवर्त सारणी मतलब परमाणु का आकार छोटा होता जाता है। परमाणु का आकार क्या होता है? छोटा होते जाता है। क्लियर हो पा रहा है। जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो परमाणु का आकार छोटा होता जाता है, पर ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु का आकार बड़ा होते जाता है। तो आपको याद रखना कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार छोटा और ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार बढ़ता है। क्या ये दो चीज़ क्लियर हो गई होगी? ऐसा मेरा मानना है। अब यहाँ पर जो तत्व दे रखे हैं इनके अगर परमाणु क्रमांक पता है तो आप जरूर निकाल सकते हैं। तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 16 और फ्लोरीन का कितना होता है तो यहाँ पर आ जाएगा 9, सॉरी 1 मिनट, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8 और फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 9। तो अब देखो ये 8 और 9, अगर मैं पीरियोडिक टेबल की बात करूँ तो ये छोटा सा पीरियोडिक टेबल बनाया, पहले 8 आएगा फिर 9 आएगा, तो इसमें परमाणु ये वाला है क्या? बड़ा, और ये वाला क्या है? छोटा। क्लियर है। तो हमसे क्या बोला कि तत्व परमाणु सबसे बड़ा और सबसे छोटा पूछा है। आगे देखेंगे लिथियम और ऑक्सीजन, ठीक है। तो लिथियम और ऑक्सीजन अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर लिथियम का परमाणु क्रमांक 3, ऑक्सीजन का कितना है 8, इधर जाएंगे तो क्या होता जाएगा? छोटा होता जाएगा। अगला है लिथियम और हाइड्रोजन। तो लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 3, हाइड्रोजन का है कितना? 1। लास्ट वाला देखो सबसे, क्योंकि आंसर इसका फोर्थ क्यों है? क्योंकि फ्रांसियम, देखो यहाँ F दिया है, फ्रांसियम और हीलियम है। तो हीलियम की अगर हम बात करें तो ये पीरियोडिक टेबल है। क्लियर है। और इस पीरियोडिक टेबल में यहाँ पर है हीलियम, ठीक है, यहाँ पर इधर हो जाएगा हीलियम, यहाँ पर है हीलियम He, यहाँ पर हो जाएगा हीलियम इस वाली जगह पर, और यहाँ पर हो जाता है फ्रांसियम। तो मैंने ये बोला कि ऊपर वाले अगर तत्व है तो उनका परमाणु छोटा और नीचे वाले तत्व है तो परमाणु बड़ा। तो उसने क्या बोला है कि तत्व का परमाणु सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा पहले बोला है तो फ्रांसियम का सबसे बड़ा हो जाएगा, और फिर सेकंड वाले का सबसे छोटा तो वो हीलियम का सबसे छोटा हो जाएगा। आई होप आप चीज़ें समझ पा रहे होंगे, और समझ अगर आ रहा है तो आप बिल्कुल थंब पे बता दें, ठीक है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि इसे लाइक और शेयर जरूर करें, ठीक है, यदि आपको समझ में आ रहा है तो। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और ये तभी समझ पाएंगे जब आप अगर पीरियोडिक टेबल आपको याद और थोड़ा बहुत समझ हो, पढ़ रहे हो आप। तो 540 नंबर का क्वेश्चन ये बोला है कि
120 केजी द्रव्यमान की बंदूक से एक 0.04 केजी द्रव्यमान की गोली दागी जाती है। यदि बंदूक के मुख से निकलने की गति 90 मीटर पर सेकंड है तो बंदूक की प्रतिघाती गति कितनी होगी। सिंपल सी ये बात है कि पर आपको बंदूक दे दी जाए, मतलब आगे जब ज्वाइनिंग ले लोगे आप तब आपके पास बंदूक होगी, और जब आप ट्रेनिंग पीरियड पे बंदूक चला रहे होंगे तो गोली सामने की ओर जाएगी पर हल्का सा एक धक्का पीछे लगता है, तो उसी ही कहा जा रहा है कि प्रघाती गति, मतलब आप जो पीछे की ओर हो रहे हैं ना उसको बोल रहे हैं प्रघाती गति। अब इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक सिंपल सा तरीका होता है कि देखो गोली भी आगे जा रही है और ये गोली की गति है, इनका अलग से गुणा कर दो तो 0.04 समझना। अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। इंटू 90 क्लियर हो पा रहा है। मैंने ये बोला है कि गोली आगे जा रही है और ये गति भी गोली के, तो उन दोनों का गुणा कर दो, और जो पीछे आ रही है उसको अलग साइड लिख दो। तो 120 केजी का द्रव्यमान जो कि पीछे आएगा, और एक और यहाँ पर 120 केजी द्रव्यमान हो गया, ये गति थी तो यहाँ गति हमें पूछा है तो गति को भी मान लो। इसको अगर हम जब सॉल्व करते हैं, ठीक है, मतलब हम इसे जब सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ जाएगा 0.04 इंटू 90 डिवाइडेड बाय कितना 120। जब इसे फाइनली आप सॉल्व करोगे तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा क्या, राइट आंसर। तो इससे वेलोसिटी निकल जाएगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में गोली और जो आगे जा रही है उनका गुणा अलग और जो पीछे आने वाली है उनका गुणा अलग करोगे और दोनों को बराबर कर दोगे तो फाइनली आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन 541वां कि किसी माध्यम में एक कण 2.5 सेकंड में 40 कंपन पूर्ण करता है तो तरंग की आवृत्ति होगी। ठीक है, हमसे क्या बोला है कि किसी माध्यम में एक कण 2.5 सेकंड में 40 कंपन पूर्ण करता है तो तरंग की आवृत्ति कितनी होगी। तो पहला ऑप्शन है 50 हर्ट्ज, सेकंड ऑप्शन है 8 हर्ट्ज, थर्ड ऑप्शन है 25 हर्ट्ज और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा 16 हर्ट्ज। ठीक है, अब देखो ये भी कोई क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है, सिंपल है। अगर आपको कुछ फॉर्मूले पता होंगे तो ठीक है। तो आवृत्ति बराबर से क्या होता है, तो आवृत्ति होती है न्यू, बराबर से हो जाएगा दोलनों की संख्या और बटे में हो जाएगा समय। क्लियर है। तो आवृत्ति निकालना है तो दोलनों की संख्या कितनी है 40 कंपन, तो 40, और समय कितना लग रहा है हमारे पास 2.5 सेकंड। ठीक है, ये अगर फॉर्मूला याद रखो तो सॉल्व हो जाएगा। पॉइंट हटाओगे तो यहाँ 0 आएगा, 25 अट्ठे कितना हो जाएगा 400। तो हम ये बोल सकते हैं कि आवृत्ति क्या होगी इसकी, तो 8 हर्ट्ज होगी। ठीक है, तो आपको याद रखना आवृत्ति बराबर से दोलनों की संख्या बटे समय होता है, तो आवृत्ति आप आसानी से निकाल पाओगे और धीरे धीरे करके फॉर्मूले याद करो तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगला क्वेश्चन है 542 नंबर का कि 25 ग्राम में सल्फ्यूरिक अम्ल में कितने मोल होते हैं। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है H2SO4। ठीक है, तो 25 ग्राम अगर दिया है तो इसमें कितने मोल होते हैं ये हमसे पूछा गया है। अब इसके लिए थोड़ी सी मेहनत की आवश्यकता है। ठीक है, अब मेहनत की आवश्यकता है मतलब तब ही ये सॉल्व हो सकता है, अदरवाइज ये सॉल्व किया नहीं जा सकता है। क्लियर है। तो अगर जब आप इसे सॉल्व करोगे तो मैं छोटा सा फॉर्मूला तो लिख ही देता हूँ। देखो जो मोलों की संख्या होती है, ठीक है, मोलों की संख्या बराबर से होता है दिया गया द्रव्यमान और बटे में होता है अणु द्रव्यमान। ठीक है, तो दिया मोल की संख्या बराबर से दिया गया द्रव्यमान बटे अणु द्रव्यमान होता है। जब इसे अगर फाइनली आप सॉल्व करोगे तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर 0.255। ठीक है, अगला क्वेश्चन 543 नंबर का कि समूह खालिस्तान में निष्क्रिय गैस होती है। तो आप सभी लोगों का एक छोटा सा फेवरेट क्वेश्चन होगा कि निष्क्रिय गैस कहाँ रखी जाती है। तो 18वें समूह में, ऑप्शन नंबर डी है राइट आंसर। इस प्रकार का पीरियोडिक टेबल है तो यहाँ पर लास्ट में होता है 18वां समूह, और 18वें समूह में आता है कौन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, केआर और जीनॉन और रेडॉन। ठीक है, यही आता है, आपको पता होगा। तो 18वें समूह में सारी की सारी अक्रिय गैस होती है। अगला क्वेश्चन 544 नंबर का कि एक सेल के, ठीक है, एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि किसी भी आप कोई भी आर्टिकल, मान लो एक कप गिरा दो ऊपर से। ठीक है, कल सुबह चाय जब पियोगे आप, जब भी चाय पियोगे तो एक कप को ऊपर से फेंक देना, तो क्या होगा कि उस कप के जो टुकड़े हैं वो अलग अलग दिशाओं में बिखर जाएंगे। ठीक है, ऐसा मत करना जो मैं बोल रहा हूँ, है ना, बस ऐसे ही है वो कि अगर हो जाए गलती से कि आपका कप, आप जिस कप में चाय पी रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, दूध पी रहे हैं, वो गलती से गिर जाए तो उसके टुकड़े अलग अलग दिशा में बिखरेंगे। तो इस स्थिति में संरक्षित क्या रहेगा। तो पहला ऑप्शन है बल, सेकंड ऑप्शन है यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा, थर्ड ऑप्शन है संवेग और फोर्थ ऑप्शन है कार्य। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। क्या संरक्षित रहेगा, तो संवेग संरक्षित रहेगा। ठीक है, अगर आप याद रख सको तो संवेग बराबर से, ठीक है, संवेग बराबर से होता है वेग गुणित द्रव्यमान। याद रखना कि संवेग बराबर से होता है वेग गुणित द्रव्यमान होता है, और संवेग का ये एक जो संवेग राशि है वो एक सदिश राशि है। याद रख सको तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन है 545 नंबर का कि नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन खालिस्तान में होता है। एक अच्छा क्वेश्चनों में से एक है।
कि नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन खालिस्तान में होता है? तो पहला ऑप्शन है अंडकोश, सेकंड ऑप्शन है वृषण, थर्ड ऑप्शन है शुक्रवाहिका, फोर्थ ऑप्शन है प्रोस्टेट। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर कि नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन जो है वो वृषण में होता है। और वृषण क्या होता है? नर जनन ग्रंथि है जो अंडाकार होती है और इनकी संख्या कितनी होती है? 2। और वृषण नर में पाया जाने वाला एक प्राथमिक जनन अंग है। ठीक है, हम ये बोल सकते हैं कि जो वृषण है वो नर जनन में पाया जाने वाला एक प्राथमिक अंग कहलाता है। और आपको ये याद रखना है कि जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो वृषण के सेलों द्वारा नर युग्म मतलब होता है शुक्राणुओं का निर्माण होता है। मतलब वृषण में निर्माण किसका होता है? तो शुक्राणुओं का निर्माण होता है, ये आपको याद रखना है। और वृषण में क्यों होता है शुक्राणुओं का निर्माण, ये आप याद रखना है कि जो शुक्राणु के उत्पादन के लिए आवश्यक जो तापमान है वो शरीर के तापमान से कम होता है, इसलिए इनका उत्पादन कहाँ होता है? वृषण में होता है। और शुक्राणु की लंबाई की अगर हम बात करें तो 5 माइक्रोन होती है। ये आपको याद रखना है कि शुक्राणु की लंबाई अगर आपसे पूछ ले तो कितनी होती है? 5 माइक्रोन होती है। और शुक्राणु जो होते हैं, ठीक है, तो ये पुरुष के शरीर में उत्पादन होते हैं। तो इन कितने दिन तक जीवित रह सकते हैं? तो 30 दिन तक पुरुष के इसमें जीवित रह सकते हैं। परंतु हम ये बोल सकते हैं कि मैथ्यून के बाद, ठीक है, स्त्री के शरीर में ये केवल 72 घंटे तक जीवित रह सकते हैं। कौन? शुक्राणु। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आप याद रखोगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 556 की ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है? तो फाइनली ये पूछा है कि क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है, ये हमसे पूछा है। क्लियर है? तो यहाँ पहला ऑप्शन है 5, सेकंड ऑप्शन है 7, थर्ड ऑप्शन है 4 और फोर्थ ऑप्शन है 2। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर कि क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है? तो 7 होती है। एक छोटा सा याद रखने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने आवर्त सारणी पढ़ी है, बात ये होती है कि आवर्त सारणी आपको पता होना चाहिए, तभी ये जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ ये पॉसिबल हो पाएगी, नहीं तो इनका कोई अस्तित्व नहीं है। सिर्फ ये मैं ऐसा हो सकता है कि मैं अकेला बज रहा हूँ, आपके लिए इसका कोई वैल्यू नहीं है। इस प्रकार से आवर्त सारणी होगी। यहाँ बीच में डी ब्लॉक के तत्व होंगे, इनको छोड़ना है। ये इधर हो जाएंगे 1 2 3 4 1 2 3 4 5 और ये हो जाएगा 6, है ना? 1 2 3 4 5 6। समझो, जो भी तत्व यहाँ पर आते हैं फर्स्ट वाले ग्रुप में इनकी संयोजकता 1 होती है, जो सेकंड वाले में आते हैं इनकी संयोजकता 2 होती है, इसमें जो आते हैं इनकी संयोजकता 3 होती है, यहाँ पर जो संयोजकता आएगी इसकी आएगी 4, इधर जो आएगी यहाँ पर इनकी 5, यहाँ पर हो जाएगी 6, इनकी हो जाएगी 7 और इनकी 0 हो जाएगी संयोजकता। याद रखोगे कि जो पहले वाले समूह में आते हैं, क्या आते हैं? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सब पहले में आते हैं जो मैंने नाम लिए, तो इनकी संयोजकता 1 होती है। सेकंड वाले में आता है यहाँ पर, ठीक है, तो सेकंड वाले में आता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और यहाँ पर रेडियम, तो इनकी संयोजकता 2 होती है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ आता है बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, तो इनकी संयोजकता कितनी होती है? 3। इधर आ जाता है यहाँ पर बोरान, है ना, यहाँ पर आता है कार्बन, ठीक है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है, एंटीमनी और बिस्मथ, इनकी संयोजकता होती है कितनी? 4। फिर यहाँ पर आ जाता है BCN नाइट्रोजन, फास्फोरस, एंटीमनी, ठीक है, ये जो सारी चीज़ें यहाँ पर आएगी उनकी संयोजकता हो जाएगी कितनी? 5 हो जाएगी। फिर इधर आ जाता है क्या अपने पास? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, उनकी संयोजकता होती है 6। और ये पीरियोडिक टेबल याद है तो ही आपको जो मैं बोल रहा हूँ तत्वों के नाम वो समझ में आएंगे। और ये जो 17वें समूह जो होता है इसमें आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्ट्राटीन, संयोजकता कितनी होती है? 7 होती है। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, पर जब तक आवर्त सारणी याद नहीं हो तब तक ये याद रखना पॉसिबल नहीं है। तो क्लोरीन की संयोजकता कितनी है? 7। ठीक है, अगला क्वेश्चन 547 नंबर का कि 80 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद को गिराया जाता है, ठीक है, कितने मीटर की? 80 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद को गिराया जाता है, तो चौथे सेकंड में तय की गई दूरी क्या होगी? ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, जबकि अगर आपकी जगह होता तो इसे नोट करता अपनी कॉपी में। ठीक है, तो देखो यहाँ स्पेशली है कि 80 मीटर की ऊंचाई से है, मतलब एच का मान हमें दे रखा है कितना? 80 मीटर ऊंचाई से गिराया जाता है। चौथा सेकंड मतलब चौथे नंबर का जो सेकंड आएगा ना, पहले सेकंड में कुछ और दूरी तय करेगा, दूसरे में कुछ और, तीसरे में कुछ और, चौथे सेकंड में तय की गई दूरी, मतलब एक सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा 80 मीटर से फेंकने पर, वो हमसे पूछा है। जहाँ पर जी का मान कितना है? 10। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, ये आपको याद रखना है। और ये फार्मूला अगर आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो जब अगर आपसे nवें सेकंड की बात करें, nवां सेकंड मतलब होता है किसी एक पर्टिकुलर 5वां सेकंड बोल दे, 8वां सेकंड बोल दे, 10वां सेकंड, इसमें तय की गई दूरी की अगर बात करें तो उसके लिए फार्मूला होगा h बराबर से G/2 2n-1। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है जिसमें आप निकालोगे मान। तो देखो h का मान कितना है हमारे पास, तो h का मान बोल दिया है 80 है, g का मान कितना है 10/2,
2 का 2 और n का, सॉरी एक मिनट, यहाँ पर h का मान पूछा है कौन सा, कि चौथे सेकंड में कितनी दूरी चलेगा, ये हमसे पूछा है। तो h बराबर से फॉर्मूला क्या है, g/2 2n-1, ठीक है। तो h कितनी ऊंचाई पूछा है, अब देखो कितनी दूरी चलेगा ये हमसे पूछा है, मतलब कितनी ऊंचाई पर होगा ये हमसे पूछा गया है। अब देखो g का मान कितना है 10, 10/2 और 2 का 2, n का मान कितना है, n मतलब होता है सेकंड की संख्या, तो चौथे सेकंड तो 4 - 1 हो जाएगा, तो 4 दूनी 8, 8 में से 1 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 7, गुणा यहाँ 2 से काटोगे तो आ जाएगा 7/35। तो हम ये बोल सकते हैं कि चौथे सेकंड में तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, तो 35 मीटर। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। ये फॉर्मूला आप बिल्कुल नोट डाउन कर लो, इसे याद करना ज़्यादा बेटर होगा। अगला क्वेश्चन है 548 नंबर का, कि निम्नलिखित प्लांट में से कौन सा प्लांट बॉडी जो जड़ों, तनों और पत्तियों से अलग नहीं है, ठीक है। तो देखो बहुत ऐसा क्वेश्चन है यहाँ पर कि ऐसा कौन सा प्लांट है जिसमें जड़, तने और पत्ती अलग नहीं होती, सब के सब एक होते हैं, ये हमसे बोला है क्वेश्चन में। परंतु क्वेश्चन की एक लैंग्वेज होती है, मैं आपको सिर्फ समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि निम्नलिखित प्लांट में से कौन सा प्लांट बॉडी है जो जड़, तनों और पत्तियों में अलग नहीं है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा मार्सिलिया, है ना, वैसे मार्सेलिया है ये। सेकंड है चारा, थर्ड ऑप्शन है रिक्सिया और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा स्पाइरोगायरा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पर राइट आंसर, की जो स्पाइरोगायरा होता है, 9th क्लास का क्वेश्चन है। स्पाइरोगायरा प्लांट बॉडी है जो जड़, तनों और पत्तियों से अलग नहीं होता। और अगर अब स्पाइरोगायरा तो एक पौधे का नाम है, पर जो स्पाइरोगायरा है वो आता किसके अंतर्गत है, तो थैलोफाइट के अंतर्गत आता है। इसका मतलब जो थैलोफाइट के अंतर्गत आते हैं उनके शरीर में ये सब चीज़ें विभक्त नहीं होते हैं, मतलब पौधा, जड़, तना, पत्ती अलग अलग भागों में विभक्त नहीं होते, सबके सब एक होते हैं, याद रखना। और जो थैलोफाइटा है वो वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है, मतलब जो थैलोफाइटा समूह है ना, ये वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह होगा, ये आपको याद रखना है। और इसमें संवहन ऊतक नहीं पाए जाते, मतलब थैलोफाइटा समूह के जितने भी जीव हो, जितने भी पौधे हो जाएंगे, जैसे यहाँ स्पाइरोगायरा दे रखा है, इनमें संवहन ऊतक पाए ही नहीं जाते हैं, क्लियर है। और एक स्पाइरोगायरा, देखो एक जापान में थैलोफाइटा का एक वो होता है पौधा जिसको बोलते हैं हम पोरफाइरा, ठीक है। एक ये पौधा है, थैलोफाइटा के अंतर्गत आता है, इसमें भी कुछ भी नहीं होता है ना। स्पाइरोगायरा की जगह अगर यहाँ पोरफाइरा भी अगर होता तो भी वो राइट आंसर होता, क्योंकि स्पाइरोगायरा भी थैलोफाइटा के अंतर्गत आता है, पोरफाइरा भी स्पाइरोगायरा के अंतर्गत आता है। जो पोरफाइरा है ना, ये जापान के लोग इसको खाते हैं भोजन के रूप में, ये आपको याद रखना है कि पोरफाइरा एक शैवाल है और ये आता है थैलोफाइटा के अंतर्गत, और जापान के लोग इसको भोजन के रूप में खाते हैं। अगला क्वेश्चन है 549वां, कि रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गर्मी उत्पन्न होती है, ठीक है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गर्मी उत्पन्न होती है उसे खालिस्तान या एक कहा जाता है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जब आप घर में चूना की पुताई करते होंगे या फिर चूना आपने बेसिकली देखा होगा, ठीक है, उसको जब हम पानी में डालते हैं तो उष्मा निकलती है, एक बुलबुले निकलते हैं, आप अगर उस पानी में हाथ डाल दोगे तो गर्म होता दिखाई देगा आपको। तो यही बोल रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया तो हो रही पर गर्मी उत्पन्न हो रही, तो उस रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं। तो पहला ऑप्शन है दहन अभिक्रिया, सेकंड है ऊष्माशोषी अभिक्रिया, थर्ड ऑप्शन है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 है यहाँ पर राइट आंसर, की ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें से ऊष्मा निकलती है अभिक्रिया के दौरान तो उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है, ठीक है। और ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, अगर अवशोषित की बात करें तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, और अगर ऊष्मा निकल रही है तो यहाँ पर निकल रही की बात हो रही है, इसलिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 550 नंबर का, कि विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस कौन सी भरी जाती है। तो आपने पुराने ज़माने में एक बल्ब आता था, ठीक है, मतलब पुराने ज़माने नहीं बोल सकते, कि आप जब छोटे थे होंगे तब आपने इस प्रकार का, सॉरी ये बल्ब जैसे ही नहीं दिख रहा, देखो है ना, मान लो ये बल्ब है और यहाँ पर ये टंगस्टन लगा हुआ है, तो ये जो बल्ब होता है इसमें एक गैस भरी जाती थी, लाल कलर का एक बल्ब आता था, लट्टू बल्ब जिसको बोलते 10 रुपये प्राइस समथिंग। तो वो जो बल्ब है उसमें कौन सी निष्क्रिय गैस भरी जाती थी हमसे पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन, सेकंड ऑप्शन है ऑक्सीजन, थर्ड ऑप्शन है नाइट्रोजन और फोर्थ ऑप्शन है क्लोरीन, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, कि इस प्रकार का जो बल्ब हो रहा था उसमें नाइट्रोजन भरी जाती थी। अगर आपसे कोई CFL की बात करे तो उसमें आर्गन भरी जाती है, ये आपको याद रखना है। क्लियर हो पा रहा है, इसमें आर्गन भरी जाती है, और ये जो लट्टू बल्ब होते हैं उसमें नाइट्रोजन भरी जाती है। अगला क्वेश्चन है 551वें नंबर का, एक अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा न्यूमेरिकल, कि दो प्रतिरोध 10 ओम और 20 ओम श्रृंखला में 6 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं तो सर्किट में विद्युत धारा खालिस्तान होगी। तो देखो एक सिंपल सी बात है कि अगर 10 ओम और ये 2 ओम के दो प्रतिरोध एक 6 वोल्ट की बैटरी से अगर जुड़े हैं, ठीक है,
तो इसमें धारा का मान पूछा है, तो ये मैंने एक 10 ओम का बना दिया। इस प्रकार का आप 10वीं क्लास में पढ़ के आए होंगे या फिर 10वीं की एनसीईआरटी पढ़ोगे तो मिलेगा। ये कितने वोल्ट की बैटरी है? 6 वोल्ट की बैटरी। तो ये बेसिकली हो गया डायग्राम। अगर इधर प्लस होता इधर माइनस होता तो धारा माइनस से प्लस की ओर जा रही होती। क्लियर हो पा रहा है? तो हमारे पास यहाँ देखो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं इस श्रृंखला में, तो टोटल प्रतिरोध कितना हो जाएगा? तो 10 और 20 को जोड़ेंगे तो कितना टोटल प्रतिरोध हो जाएगा? 30 ओम। क्लियर है? 30 ओम हो जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? ओम का नियम V बराबर से होता है IR होता है। तो V का मान हमें दिया कितना? 6 वोल्ट। I का मान चाहिए, R का मान श्रेणी क्रम में जोड़ा है तो आ गया कितना? 30। जब इसे सॉल्व करोगे तो I का मान आ जाएगा, देखो पक्षांतर करोगे 30 का तो 6 बटे कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। फाइनली काटोगे तो आई का माना जाएगा 0.2 एम्पियर हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर है। कि जो देखो ये पूरी चीज़ें समझ गए, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है ना। दो प्रतिरोध 10 ओम और 20 ओम के श्रृंखला में जुड़े और 6 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं, तो सर्किट में विद्युत धारा क्या होगी? तो 0.2 एम्पियर होगी। अगला क्वेश्चन है 552वें नंबर का कि कॉइल, ठीक है, कॉइल की गति से, ठीक है, कॉइल आपने सुना होगा, मोटर देखी होगी आपके घर में, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि पुराने हम जब छोटे थे तो एक कार खेला करते थे जो रिमोट से चलती थी, सेल से चलती थी, ठीक है, तो उसमें वो मोटर होती थी, तो उसमें एक कॉइल लगी रहती है, वो आपने देखी होगी। तो यही बोल रहा है कि कॉइल बोल रहा है उसको फिजिक्स की लैंग्वेज में, कॉइल की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष खालिस्तान होने पर प्रेरित धारा सबसे अधिक होती है, ठीक है, चुंबक वाले चैप्टर का ये पार्ट है। तो हम ये बोल रहे हैं कि कॉइल की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष खालिस्तान होने पर प्रेरित धारा सबसे अधिक होती है। तो पहला ऑप्शन है 0 डिग्री, सेकेंड ऑप्शन है 90 डिग्री, थर्ड ऑप्शन है 180 डिग्री और फोर्थ ऑप्शन है 44 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकेंड है राइट आंसर कितना? 90 डिग्री, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा राइट आंसर। ये अगर आप याद रखोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात होगी, और याद नहीं रखोगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको ही होनी है, ठीक है। और प्रेरित धारा क्या होती है? अगर मैं थोड़ी सी एक छोटी सी लैंग्वेज में बताऊं तो ये बोल सकते हैं कि ये एक कुंडली रखिए, मतलब आप तांबे के तार ऐसे लपेट दो और यहाँ से चुंबक को इस प्रकार से ऊपर नीचे करो, N और S ऊपर नीचे करो, और यहाँ पर चाहो तो इसे एक आप बल्ब से जोड़ सकते हैं, ठीक है। इधर एक बल्ब लगा दिया जाए इस प्रकार से, तो ये आप घर में भी प्रैक्टिकल कर सकते हैं कि हमने यहाँ पर तांबे के तार इस प्रकार से लगा दिए, एक बल्ब को ऐसा लगा दिया छोटा सा, और चुंबक को हम ऊपर नीचे करें, तो चुंबक की गति के कारण जो इसमें एक विद्युत धारा उत्पन्न होगी उसे हम बोलते हैं प्रेरित धारा कहते हैं, ठीक है, प्रेरित धारा कहा जाता है। अब यहाँ पर थोड़ी चीज़ याद रख लो कि जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक की लंबाई अगर L है, ठीक है, और चालक में प्रवाहित धारा कितनी है? I है, और हम ये बोल सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र है वो B है, तो हम ये बोल सकते हैं कि चुंबक पर हम ये बोल सकते हैं कि लगने वाला जो बल होता है वो F बराबर से एक फॉर्मूला होता है, F बराबर से BIL साइन थीटा, ठीक है। अगर चुंबक से रिलेटेड और धारा की जब बात हो और अगर आपसे कभी समीकरण पूछ लिया जाए तो हमेशा F बराबर से BIL होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और यहाँ साइन थीटा का मान 90 रखोगे तो साइन थीटा का मान 90 में वैल्यू 1 आती है, इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड है राइट आंसर। जो लोग अगर साइंस बैकग्राउंड से होंगे तो ये चीज़ें समझोगे, है ना, बाकी कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन है 553 नंबर का कि श्रवणीय रेंज के नीचे की आवृत्ति के साथ ध्वनि तरंगों को कहा जाता है। श्रवणीय रेंज से नीचे की मतलब हम ये बोल सकते हैं कि हम इतना जानते हैं कि 20 हर्ट्ज से HZ से 20,000 हर्ट्ज तक की हम ध्वनि को सुन सकते हैं। ये आप भी जानते हैं कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को सुना जा सकता है, परंतु 20 से नीचे की जो ध्वनि होती है 0HZ से 20 हर्ट्ज तक, तो इस ध्वनि को क्या कहा जाता है ये हमसे पूछा गया है। आई होप आप चीज़ें समझ रहे होंगे। पहला ऑप्शन है अल्ट्रासाउंड, सेकंड ऑप्शन है अल्ट्रासोनिक, थर्ड ऑप्शन है सुपरसोनिक और फोर्थ ऑप्शन है इंफ्रासोनिक, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर कि 0HZ से 20HZ तक की जो ध्वनि है उसे हम क्या कहते हैं? तो इंफ्रासोनिक ध्वनि इंफ्रासोनिक ध्वनि कहते हैं इंग्लिश में, वैसे इसे हम हिंदी में आश्रव्य ध्वनि बोलते हैं जिसे हम सुन नहीं सकते। क्लियर हो पा रहा है? और HZ का मतलब होता है हर्ट्ज, ठीक है, जो किसका आवृत्ति का मात्रा क्या हर्ट्ज। क्लियर हो पा रहा है? अब यहाँ पर 2-3 चीज़ें अगर आप याद रख सको तो बहुत अच्छी बात है। अल्ट्रासाउंड की अगर हम बात करें, ठीक है, सॉरी अल्ट्रासाउंड नहीं अल्ट्रासोनिक की, तो अल्ट्रासोनिक अगर 20,000 हर्ट्ज, ठीक है, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की जो ध्वनि होगी उसको हम बोलते हैं पराश्रव्य ध्वनि या अल्ट्रासोनिक ध्वनि कहते हैं, ठीक है। मतलब 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की जो ध्वनि होगी उससे या तो अल्ट्रासोनिक ध्वनि बोलेंगे या हिंदी में बोलेंगे तो पराश्रव्य तरंगे कहा जाता है। क्लियर हो पा रहा है?
अब आगे और जो अल्ट्रासोनिक ध्वनि है हम इसे सुन नहीं सकते, ये क्लियर है। और हम ये बोल सकते हैं कि मैक संख्या 1 से अधिक की ध्वनि को सुपरसोनिक कहा जाता है। ये सुपरसोनिक की जो बात हो रही है ना, तो आपसे अगर पूछ ले कि सुपरसोनिक कौन सी ध्वनि है, तो जब मैक संख्या 1 से अधिक हो जाए तो उसे सुपरसोनिक कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पर हाइपरसोनिक नहीं लिखा है, तो मैं हाइपरसोनिक के बारे में बता दूँ। एक होता है हाइपरसोनिक, ठीक है, हाइपरसोनिक नाम तो पढ़ लिया होगा। जब 5 मैक से ऊपर की गति अगर होने लगे तो उसे हाइपरसोनिक गति कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। क्लियर हो पा रहा है? तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, तो इंफ्रासोनिक था। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है 554 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सा लचीला और कोमल है। क्लियर है? निम्नलिखित में से कौन सा लचीला और कोमल है। तो पहला ऑप्शन है सल्फर, इसका संकेत क्या होता है एस, तांबा मतलब Cu कॉपर, कार्बन मतलब सी और फास्फोरस मतलब पी। कौन सा कोमल और लचीला है। तो आपके घर में तांबे के तार होंगे, ठीक है, तो वो क्या है, कोमल भी है और लचीला भी है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, ठीक है। अब ये याद रखना है कि जो तांबा है, ठीक है, तांबा का संकेत क्या होता है, Cu होता है। और इसके द्रवणांक की अगर हम बात करें तो 10-83 डिग्री सेल्सियस होता है, 10-83 डिग्री सेल्सियस होता है द्रवणांक। क्वथनांक होता है इसका 23-10 डिग्री सेल्सियस होता है। विशिष्ट गुरुत्व अगर तांबे की बात करें तो ये होता है 8.95, ठीक है, 8.95 होता है विशेष गुरुत्व किसका, तांबे का। अगला क्वेश्चन है 555 नंबर का कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या है। तो ये मैं कई बार पहले बता चुका हूँ, तो आपने अगर पूरे लेक्चर देखे होंगे तो ये आपको याद हो चुके होंगे हर एक फॉर्मूले। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है, तो पहला ऑप्शन है CaOH होल ट्वाइस, सेकंड ऑप्शन है Ca2OH, थर्ड ऑप्शन है CaOH2 और फोर्थ ऑप्शन है CaOH। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है राइट आंसर CaO। ये क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन 556 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन से यौगिक क्रिस्टलीकरण का पानी नहीं है। क्रिस्टलीकरण का पानी नहीं है, ये हमसे पूछा है। तो पहला ऑप्शन है कॉपर सल्फेट, सेकंड ऑप्शन है जिप्सम, थर्ड ऑप्शन है यहाँ बेकिंग सोडा और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा वॉशिंग सोडा, ठीक है। तो 56वें का ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा क्या राइट आंसर की जो बेकिंग सोडा होता है, खाना बनाने का जो सोडा होता है, वह क्या होता है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिस्टलीकरण का यौगिक, ये क्रिस्टलीकरण का पानी नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। बाकी क्रिस्टलीकरण अवस्था को वॉशिंग सोडा में क्रिस्टली जल होते हैं, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो वॉशिंग सोडा होता है उसमें क्रिस्टल के रूप में जल होते हैं। क्लियर है? अगला क्वेश्चन 557वां, तो 557वां क्वेश्चन हो जाएगा कि O2 का उपयोग करके पाइरुवेट का विभाजन होता है। बायो अगर थोड़ी बहुत भी पढ़ रखी होगी तो इसका आंसर आप बताएंगे। तो देखो ये बोला है कि O2 का प्रयोग करके पाइरुवेट का विभाजन खालिस्तान में होता है। तो पाइरुवेट कहाँ टूटता है ये हमसे पूछा गया है, तो इसे भी मैंने एक बार डिस्कस किया। तो पहला ऑप्शन है रिक्तिकाएं में, सेकंड ऑप्शन है लाइसोसोम में, थर्ड ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया और फोर्थ ऑप्शन है नाभिक, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा राइट आंसर की O2 का उपयोग करके, ऑक्सीजन का यूज़ करके पाइरुवेट टूटता कहाँ है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में टूटता है, ये हमें याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। क्लियर है? अगला हो जाए यहाँ पर इसके एडिशनल जानकारी की बात करें तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसे कोशिका का शक्ति केंद्र या ऊर्जा केंद्र कहते हैं, ठीक है। और डीएनए केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवक में पाया जाता है, ठीक है। डीएनए जो होता है, अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूँ, शायद आप नहीं समझ पा रहे, जो डीएनए होता है, डीएनए जो डीएनए केंद्रक में तो पाया जाता है, ठीक है, केंद्रक में पाया जाता है, परंतु एक स्पेशल अंग है माइटोकॉन्ड्रिया जिसमें अपने खुद का डीएनए होता है। याद रखना कि डीएनए केंद्रक में तो पाया जाता है, पर साथ में माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है और एक हरित लवक में भी पाया जाता है। क्लियर हो पा रहा है? अगला एक और पॉइंट यहाँ याद रखना है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया इसकी खोज की अगर हम बात करें तो अल्टमैन ने की है। कौन ने की है? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने की है। अब ये देखो यहाँ पर बात हो रही थी पाइरुवेट की, तो पाइरुवेट कहाँ से आया? सबसे पहले हम जो खाना खाते हैं तो जो भी भोजन हमने किया तो वो स्टार्च होता है, ठीक है। क्या होता है? स्टार्च होता है। तो स्टार्च पहले शर्करा में टूटता है, शर्करा में टूटता है, मतलब शक्कर में टूटता है, शर्करा फिर ग्लूकोज में टूटता है, ठीक है, ग्लूकोज में टूटता है, ग्लूकोज टूटता है पाइरुवेट में, ठीक है, पाइरुवेट में टूटता है और पाइरुवेट टूटता है एटीपी में। किसमें? एटीपी में। तो देखो ये पूरा का पूरा चक्र है। सबसे पहले हमने खाया क्या? स्टार्च खाया, जो भी हम खा रहे हैं। स्टार्च शर्करा में टूटा, शर्करा ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ, ग्लूकोज पाइरुवेट में कन्वर्ट हुआ और पाइरुवेट से हमें एटीपी मिली, मतलब ऊर्जा मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमसे ये पूरा का पूरा सर्कल पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है कि पाइरुवेट कहाँ से आया? तो ग्लूकोज से आया। ग्लूकोज कहाँ से आया? तो शर्करा से। शर्करा किससे आया? तो स्टार्च से। स्टार्च किससे प्राप्त हुआ? तो पौधों से प्राप्त होता है। और पौधों ने एनर्जी कहाँ से ली? तो सूर्य से ली। बहुत सारी चीज़ें वैसे बताने के लिए, पर इतना काफ़ी आप लोगों के लिए। 558वां कि
120 वोल्ट, ठीक है, घर की बात है, ये घर में होता है जो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 120 वोल्ट के एक विद्युत लैंप का प्रतिदिन 8 घंटे प्रयोग किया जाता है। आप अपने घर में करते होंगे। लैंप द्वारा एक दिन में प्रयुक्त की गई यूनिट की गणना कीजिए। तो आपका जो घर में बिल आता होगा ना, यूनिट वाइज आता है, ठीक है। तो ये गणना कैसे करते हैं, तो एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, आपको याद रखना है कि यूनिट, ठीक है, यूनिट बराबर से याद रख लेना शक्ति P गुणित T। P का मतलब होता है शक्ति और T का मतलब होता है समय, और बटे में 1000 का भाग देना, तब ये यूनिट में कन्वर्ट होगा। तो हमसे यूनिट पूछा है, तो यूनिट बराबर से P इंटू टी अपॉन 100। P का मतलब है शक्ति, T का मतलब है समय, और 1000 का भाग आपको देना यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए। क्लियर है। शक्ति मतलब कितने शक्ति का वाट है ये, सॉरी 120 W वाट, और वाट किसका मात्रा होता है, शक्ति का, इसीलिए हमने यहाँ P यूज़ किया है, ठीक है। तो यहाँ जाएगा 120, और टी का मतलब हो जाएगा कितना समय, तो घंटे की बात हो रही तो 8, और बटे में कितना जाएगा 1000। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.96 यूनिट, मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड होगा क्या, राइट आंसर। तो इस फॉर्मूले को आप लिख लीजिए, जहाँ पर भी आप नोट्स बना रहे हैं तो ज़्यादा फायदा होगा। मैं हिंदी में इसको बता देता हूँ। यूनिट बराबर से होता है पी का माने शक्ति, और टी का मतलब है समय, बटे में 1000। अगला क्वेश्चन है 559 कि 5 से 8% एसिटिक एसिड क्या कहलाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है ये, ठीक है। जो आप घर में अचार यूज़ करते हैं ना, वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। अगर आपने बाहर से खरीदा है अचार, उसकी बात कर रहे हैं। तो 5 से 8% एसिटिक एसिड को क्या कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है एथेनॉल, सेकेंड ऑप्शन है ग्लाइसियल एसिटिक एसिड, थर्ड ऑप्शन है एस्टर, और फोर्थ ऑप्शन है सिरका, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर कि 5 से 8% अगर एसिटिक एसिड है तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, तो सिरका के नाम से जानते हैं। जो हमारे घर में अचार होता है खाने वाला, उसमें हम इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब एस्टर, एक छोटी सा याद रख लो, जो एस्टर है ना, आपके घर में जो भी डीओ अगर आप यूज़ करते हैं, तो जो डीओ होता है ना, सुगंधित पदार्थ, वो सारे के सारे इससे बनते हैं, एस्टर से। और एथेनॉल के बारे में तो आप बहुत भली भांति जानते होंगे। अगला क्वेश्चन है 560 नंबर का कि यदि दो आसमान द्रव्यमानों में समान गतिज ऊर्जा होती है, ठीक है, द्रव्यमान अलग अलग है पर गतिज ऊर्जा समान है, तो भारी द्रव्यमान होता है, ठीक है। तो भारी द्रव्यमान, एक मिनट, क्या बोला इसने, भारी द्रव्यमान होता है। तो कैसा होता है, तो तेज गति, कम गति, अधिक आवेग और समान गति। तो देखो क्वेश्चन का मतलब शायद आप नहीं समझेंगे। उन्होंने ये बोला है कि दो असमान द्रव्यमान है, उनकी गतिज ऊर्जा समान है, तो भारी द्रव्यमान की गतिज ऊर्जा कैसी होगी, ये पूछने का सेंस है क्वेश्चन का। तो पहला ऑप्शन है तेज गति, सेकंड है कम गति, थर्ड है अधिक गति, और फोर्थ ऑप्शन है समान गति। तो ऑप्शन नंबर डी है राइट आंसर, जो चौंकाने वाला हो जाएगा कि समान गति होती है। क्लियर है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। लेक्चर अगर पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। इतना छोटा सा एक सपोर्ट, ठीक है, मेरे लिए, कि मुझे अच्छा लगेगा कि कम से कम आप लोग थोड़ी सी हेल्प मेरी कर रहे हैं, ठीक है। और फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले लेक्चर में फिर रात को 9 बजे मुलाकात होगी। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।